आ जाओ। चलिए सुनिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या, कूलॉम्स लॉ, ठीक ना। कूलॉम्स लॉ में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें जो चीजें थी अपनी, वो थी क्या, अभी तक की जो चीजें थी वो क्या कह रहा था कि यदि अपने पास दो पॉइंट चार्ज है, एक का नाम Q1 और इससे R डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है क्या, Q2, तो इस दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन का जो फोर्स है उसको अगर हम F मान लेते हैं, तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज होता है, और ये जो फोर्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। जब इस दोनों स्टेटमेंट को हमने मिलाया था तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आया था, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल टू में बदला था, एक कांस्टेंट आया था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहां पर जो हम लोग K का वैल्यू लिखते थे, K का वैल्यू कितना लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू कितना होता था 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। आपको मैं इसमें बोला था क्या कि जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, परमिटिविटी, और परमिटिविटी ये किसका, तो यहां हम लोग एयर का बात कर रहे हैं या फिर किसका बात कर रहे हैं, वैक्यूम का बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मैं आपको बोला था क्या कि यदि इस सारे सिस्टम को एयर या वैक्यूम के अलावे किसी मीडियम में रख देंगे, तो एयर या वैक्यूम के अलावे किसी मीडियम में रख देंगे तो उसके लिए एक टर्म हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोगों ने क्या लिखा था कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। यहां से मैंने आपको निकाल के क्या दिया था कि एप्सिलॉन m इक्वल टू जो हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। अब इस पूरे सिस्टम को अगर हम एक ऐसे मीडियम में रख दें, जिस मीडियम का परमिटिविटी हमको पता है कि इसका परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन m, तो देखो कि वहां से अगर कूलॉम्स लॉ में बात करेंगे, तो अगर कूलॉम्स लॉ में हम लोग बात करेंगे तो हम लोग यहां पर जो लिखते थे इसको कितना लिखते थे, K के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना R स्क्वायर। तो अगर हम एयर में रखे हैं तो एयर का परमिटिविटी रखे हैं, तो किसी दूसरे मीडियम में अगर हम रखेंगे तो उस मीडियम का परमिटिविटी रखेंगे Q1 Q2 बाय R स्क्वायर रखेंगे, और एप्सिलॉन m के जगह पर यहां से F इक्वल टू हम लोगों ने पुट कर दिया था कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई कितना R स्क्वायर। और यही कहानी थी अभी तक किसकी, कूलॉम्स लॉ की। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या बताया था कि किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कुछ है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। तो इसका मतलब क्या कि एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में उस मीडियम में उतना टाइम्स कम फोर्स लग रहा है, 1 बाय उतना टाइम्स। जैसे मैं आपको वाटर का एग्जांपल दिया था क्या कि वाटर का परमिटिविटी कितना है, 81। इसका मतलब क्या कि एयर के रिस्पेक्ट में या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी चार्ज के सिस्टम में जो फोर्स लगेगा वो कितना टाइम्स, 1/81 टाइम्स। कितने बातों पर हम लोगों ने जिक्र कर चुका था। आपको मैं बोला था कि अगर हम लोग एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का बात करते हैं तो 1 होता है, और अगर हम लोग किसी मेटल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का बात करते हैं तो ये इंफिनिटिव होता है। और यहां पर हम लोगों ने अपने क्लास को पिछले दिन किया था समाप्त। लेकिन देखिए कि हम लोग निकाल रहे हैं क्या कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। और फोर्स के बारे में हम लोग पीछे से पढ़ते आए हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हम लोग यहां से निकालना सीख गए कि यदि हमारे पास दो चार्ज Q1 Q2 दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों के बीच का फोर्स इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर फोर्स का डायरेक्शन निकालने की बात की जाए कि इस फोर्स का हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो उस डायरेक्शन को निकालने के लिए इसी कूलॉम्स लॉ का एक मॉडिफाइड वर्जन हम लोगों को पढ़ना है, जिस मॉडिफाइड वर्जन का नाम है क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। जिसका नाम क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ
कूलॉम्स लॉ। और ध्यान दीजिएगा कि ये कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट में हम लोग वेक्टर का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वेक्टर एडिशन में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था एक लॉ जिसका नाम था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जिसका नाम था क्या? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने आपको सिखाया था, इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने आपको सिखाया था कि यदि दो वेक्टर हो और दोनों सेम ऑर्डर में हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम ऑर्डर का मतलब क्या कि एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, इस तरीके से हो। तो इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है ये इस दोनों से बनने वाले ट्रायंगल का तीसरा साइड होता है और अपोजिट ऑर्डर में होता है। यदि हम इसको बोल दें वेक्टर ए, इसको हम बोल दें वेक्टर बी, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा? वेक्टर। और हम लोग अपोजिट ऑर्डर वाला जो है, अपोजिट ऑर्डर वाला कौन है? जिसका टेल से टेल मिल रहा है और जिसका हेड से। तो अपोजिट ऑर्डर वाला जो वेक्टर आर है वो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस कितना लिख देते? वेक्टर एक। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी बात आपको मैं बोला था क्या कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी में जैसे फोर्स इक्वल टू समथिंग 5 न्यूटन दिया हुआ है, तो यहां पर फोर्स 5 न्यूटन दिया हुआ है तो हमको केवल पता है क्या कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। लेकिन अगर इसका वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन हमको चाहिए था तो इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते थे किसको? यूनिट वेक्टर को, जिस यूनिट वेक्टर के लॉन्ग में ये काम कर रहा होता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी बातें समझ में आ रही है? अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ आपके समझ में आएगी। और इस वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ के लिए हम लोग बात करेंगे। इस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ के लिए बात करेंगे तो देखिएगा बहुत सावधानी से चीजों को हम लोगों को सीखते हुए चलना है। बहुत ही सावधानी से चीजों को सीखते हुए चलना है। और जब चीजों को सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि हम मानते हैं क्या कि यहां पर अपने पास एक कोई सा कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है। जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के सिस्टम में मैं मान लेता हूं कि ये अपना एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहां से कुछ ऐसा एक है जेड एक्सिस। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है, क्यों कि अब जो है सो हम अपने चार्ज पार्टिकल्स को कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। हवा में चार्ज कहीं दो है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हवा में जो दो चार्ज है उसमें से एक चार्ज को हम लोग मानते हैं क्या कि एक चार्ज मान लो क्या कि अपना ये वाला चार्ज है और इस चार्ज का जो वैल्यू है, इस चार्ज का वैल्यू है कितना भाई? इस चार्ज का वैल्यू है कितना? Q1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस चार्ज का जो ओरिजिन से पोजीशन है, याद होगा आपको पोजीशन वेक्टर, इस चार्ज का जो ओरिजिन से पोजीशन है, इस पोजीशन का नाम हम लोग रखते हैं क्या? इस पोजीशन का नाम हम लोग रख लेते हैं कुछ भी R1। कि ये चार्ज कहां पर है, इस चार्ज का लोकेशन हमको पता होगा, ये वेक्टर के रूप में आपको दिया होगा R1 इक्वल टू x1i y1j z1k करके कुछ दिया हुआ होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब मान लीजिए क्या कि एक दूसरा भी चार्ज है आपके पास में, जो दूसरा चार्ज कहीं इस पोजीशन पे है और इस पोजीशन पे जो दूसरा चार्ज है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड आपके पास है कितना? इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है आपके पास कितना? इस चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोग मान के चलें क्या कि हमारे पास जो है ये है कितना? Q2। मान लेते हैं कि दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है और इस दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, इस दोनों चार्ज के जो बीच का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं क्या कि इस डिस्टेंस को भी थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं क्या कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना? R। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों चार्जेज सेम चार्ज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों चार्ज सेम चार्ज है तो ये बताओ कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। तो जब भाई रिपेल करेगा तो ये वाला चार्ज पे एक फोर्स इधर के तरफ लगेगा और इस वाले चार्ज पे ये दोनों फोर्स जो है सो इधर के तरफ लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जरा सा ध्यान देना कि दो चार्ज है Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या? R। तो इस दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, उस मैग्नीट्यूड को हम लोग सिंपल कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरे चार्ज का भी पोजीशन अगर हमको दिया हुआ हो R2, अगर दो चार्ज दिया हुआ है, अगर मेरे बारे में तुमको जिक्र करना है तो अभी कोई हमको ढूंढेगा तो कोई जो मेरा जानकार आदमी होगा वो क्या कहेगा कि चले जाओ इंस्पायरेशन क्लास में मिलेंगे। इसका मतलब कि अगर मैं डिफाइंड हूं
तो मेरा एक पार्टिकुलर टाइम पे एक एग्जैक्ट लोकेशन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपको दो चार्ज गिवन है तो इस दोनों चार्ज का लोकेशन भी दिया हुआ होगा, यानी कि R1 और R2 आपको दिया हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा ध्यान देना कि अगर हम लोग यहां से बात करें क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अगर हम लोग बात करें क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का, पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो लिख लो। इंट्रो लिख लो। सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो सिंपल कूलॉम्स लॉ काफी था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टू कैलकुलेट द फोर्स विथ डायरेक्शन, मतलब फोर्स को डायरेक्शन के साथ कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। कि वेक्टर फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं, किसका? कूलॉम्स लॉ का, वेक्टर फॉर्म का। और ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, इस पर जरा सा हम लोग जिक्र करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपके पास पहले से ही काफी है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का अगर हम लोग बात करें क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा F इक्वल टू, ये कैसे तुम लिखोगे? 1/4πε0। चार्ज है आपका Q1 Q2, बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना? इतना में कोई दिक्कत है क्या? अच्छा देखो कि अगर फोर्स को हम वेक्टर के जैसे कंसीडर करने लगे तो जरा सा बताओ कि ये फोर्स का डायरेक्शन अलग है और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है? मतलब कहीं ना कहीं अगर हम वेक्टर के जैसे कंसीडर कर रहे हैं तो ये दोनों एक जैसा वेक्टर तो नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है? आपको याद होगा कि जब मैं अनइक्वल वेक्टर पढ़ाया था तो मैं आपको बता रहा था क्या कि दो वेक्टर का या तो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, या तो डायरेक्शन अलग अलग हो, या तो दोनों ही अलग अलग हो। तो यहां आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस दोनों वेक्टर का जो है सो डायरेक्शन क्या है, मतलब इस दोनों का नाम मुझे अलग अलग रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नाम अगर अलग अलग रखना पड़ेगा तो यहां पर हम लोग जो इसका नाम रख रहे हैं, इसका नाम रख रहे हैं क्या? F21, और इसका नाम हम लोग रख रहे हैं क्या? F12। कोई दिक्कत है इसमें? अब कहोगे कि कैसे F21 और F12 को अलग अलग समझेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देना कि F12 और F21 में क्या है डिफरेंस, ये किताबों में अलग अलग रखा हुआ रहता है। तो हम लोग मान लिए क्या कि लेट F21 के बारे में ध्यान देना कि F21 ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज को कितने फोर्स से धक्का दे रहा है, इसी फोर्स को हम लोगों ने क्या बोला है? F21। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसको लिखेंगे क्या कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि Q1 के कारण Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का नाम हम लोगों ने क्या रखा है? F21। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या मान लिए कि लेट F12 का बात कर रहे हैं पहले, तो 1-2 के बारे में फिर वही उल्टा चीज हो जाएगा क्या कि 2 के कारण 1 पर कितना फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग लिखेंगे क्या कि F12 के बारे में लिखेंगे क्या कि ये जो है क्या है, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू किसके कारण? Q2 के कारण। बात समझ में आ रही है? और इसी तरीके से जो अपना F21 है, ये F21 क्या है? तो F21 क्या है? फोर्स ऑन ये क्या है आपका? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू किसके कारण? Q1 के कारण। दोनों का अलग अलग नाम हम लोगों ने रख लिया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये बात बताओ कि अगर मैं किसी को धक्का दूं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर मैं किसी को जितना फोर्स से धक्का दूंगा वो भी मुझे उतना ही फोर्स से धक्का देगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ये वाला चार्ज इसको F फोर्स से धक्का दे रहा है, मैग्नीट्यूड का बात करो केवल, तो ये वाला भी इसको उतना ही फोर्स से धक्का देगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग बात करें यहां पर F12 का,
तो ये भी कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना, और अगर हम लोग बात करें F21 का तो ये भी कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना R²। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड का केवल बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि डायरेक्शन का बात करने के लिए, डायरेक्शन का बात करने के लिए अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो इस दोनों फोर्स का F12 का भी और F21 का भी हमको अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जब अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो पहले मान लो कि हम लोग F12 का बात करते हैं कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ F12 के कैलकुलेशन के लिए हम लोग बात करेंगे। और यहां अब डायग्राम में जरा सा ध्यान दीजिएगा। आपको मैं कभी बताया था क्या कि अगर कोई वेक्टर है R और इसी डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो अगर इस फोर्स को वेक्टर के रूप में हमको लिखना था तो हम लोग वेक्टर F इक्वल टू कितना लिखते थे 10 इंटू आर कैप लिखते थे कि नहीं? आर कैप क्या था? इसके अलोंग यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब जरा सा देखो कि अपने पास यहां पर जो चीजें फाइंड है उन चीजों में हमारे पास एक वेक्टर दिख रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ लग रहा है और यहां का लेंथ क्या है हमको R है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हमको मान लो कि ये यहां से यहां तक का अगर वेक्टर मिल जाए तो इसी वेक्टर के डायरेक्शन में जो है सो ये वाला फोर्स लग रहा है। अब टारगेट क्या है कि इस वेक्टर को निकालना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टारगेट है अपना इस वेक्टर को निकालना। तो थोड़ा देर के लिए हम इस R को यहां से हटाते हैं और इसको मान लेते हैं क्या कि ये क्या है वेक्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा ध्यान से देखना कि ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या? ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा देर के लिए आप क्या करिए कि इस वेक्टर को यहां से उठा करके चिपका के लगा दीजिए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला। आप देखिए कि यहां से Q1 Q2 और ओरिजिन के बीच में एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। आपको 3 वेक्टर भी दिख रहा है R1 R2 और कौन सा। अब इस तीनों में आपको पहचानना है कि अपोजिट ऑर्डर में कौन सा है। तो अपोजिट ऑर्डर वाले को पहचानने के लिए मैंने आपको क्या बोला है कि उस वेक्टर को ढूंढिए जिसका टेल से टेल लग रहा है और जिसका हेड से हेड। ये वाला कौन सा है? R1। तो अपोजिट ऑर्डर वाले को हम लोग क्या लिखेंगे? R1 इक्वल टू R2 प्लस कितना वेक्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? R1 और R2 हमको पहले से पता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आगे बढ़ेंगे तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि जो वेक्टर R1 है उसको हम लोग R1 जो कि अपोजिट ऑर्डर में है उसको वेक्टर R2 और प्लस वेक्टर R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि जो अपोजिट ऑर्डर में रहे, देखो अपोजिट ऑर्डर में R है, इसका टेल से टेल मिल रहा है और हेड से, तो R इक्वल टू बाकी का दो जो है वेक्टर A प्लस वेक्टर B उसके बराबर में लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि इस वेक्टर R1 R2 और R में इस तीनों वेक्टर में एक R1 ऐसा है जिसका हेड से हेड लग रहा है और टेल से, इसका मतलब R1 किस में है? अपोजिट ऑर्डर में है। और अपोजिट ऑर्डर वाले को बाकी दो के सम के बराबर में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब R1 इक्वल टू वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो जब R1 इक्वल टू वेक्टर R2 और प्लस वेक्टर R लिखेंगे भाई तो ये बताओ कि यहां से अगर हमको लिखने का मन करे वेक्टर R इक्वल टू, तो R2 को इधर ले आएंगे तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको R1 R2 पहले से पता था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा? वेक्टर R। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा ध्यान देना कि अपने पास अभी तक जो है वो गिवन है क्या कि F12 इक्वल टू कूलॉम्स लॉ से, बाय कूलॉम्स लॉ हमारे पास ये चीज है क्या कि बाय कूलॉम्स लॉ हमारे पास ये बात है क्या कि जो आपका F12 है ये F12 कितना है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। तो जो F12 है ये है आपके पास कितना?
1/4πε0 Q1 Q2 और बाई कितना R²। लेकिन अभी तक इसके डायरेक्शन का कोई अता पता। अच्छा ये बताओ कि जो अपना फोर्स लग रहा है, जो अपना फोर्स लग रहा है वो किस वेक्टर के डायरेक्शन में लग रहा है? वेक्टर आर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वेक्टर आर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कि नहीं? तो अगर इस फोर्स को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर के अलोंग यूनिट वेक्टर आर कैप से मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपको मैंने कभी पहले सिखाया हुआ है कि आर कैप इक्वल टू जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? किसी भी वेक्टर का लेंथ कितना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा ध्यान देना कि अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखे हैं और इसमें मैं क्या करूं कि अगर आर कैप से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये स्केलर नहीं होके क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या किए कि मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए तो जो पहले स्केलर था वो कभी क्या हो गया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी मैं आपको सिखाया था क्या कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करिए तो स्केलर से चीजें क्या हो जाती है? वेक्टर हो जाती है। अब जरा सा ध्यान दो कि क्या कि अगर भाई यहां पर ये चीजें हो गई। अच्छा ये गलत जगह लगा दिया। अगर मैं क्या करूं कि यहां पे देखिए, यहां पे मैं क्या करूं कि अगर इस F12 में वेक्टर में लिखूं तो इसको क्या करेंगे? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना R²। और इनटू में हम लोगों ने क्या कर दिया है? इसके साथ इनटू में हम लोगों ने क्या कर दिया है कि यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया आर कैप। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1 और 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क, लेकिन डायरेक्शन मिल जाता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा सा देखो कि अगर इसी चीज को मैं लिखना चाहूं F12 इक्वल टू 1/4πε0 ऐसे ही रहने दूं, Q1 Q2 बाई R² को ऐसे ही रहने दूं, और जरा सा ये बताना कि इस आर कैप को मैं वेक्टर आर और बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर लिख दूं कि नहीं लिख दूं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? क्यों कि जो आर कैप होता है वो कहीं भी उस वेक्टर में क्या करते हैं? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा मैं आपको पहले ये भी बताया हूं क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर और आर दोनों एक ही चीज होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि यहां से अगर हमको F12 लिखना है, तो F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R² इनटू वेक्टर आर के जगह वेक्टर आर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर के जगह। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत अगर नहीं है भाई तो ये बताओ कि F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² और R मिलके कितना हो जाएगा? R³ हो जाएगा। और इस वेक्टर R के जगह पर मैंने पीछे से कुछ निकाल के रखा हुआ है R1 माइनस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो R1 माइनस R2 मैं यहां पर पुट कर सकता हूं कि नहीं पुट कर सकता हूं? R1 माइनस R2 क्यों कि अभी पीछे हम लोगों ने निकाला है क्या कि जो वेक्टर R है आपका वो किसके बराबर में? R1 माइनस R2 के बराबर में। R हमको पता नहीं था लेकिन R1 R2 हमको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सही मायने में देखिए तो आपका जो वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ है ये यही आपका वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ है। और इसी को किताबों में थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ऐसे लिख दिया जाता है F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R³ और इस R1 माइनस R2 को जो है सो लिख देगा क्या? R21। और यहां पर ये बोल देता है क्या कि जो आपका R21 है वो किसके बराबर में है? R1 माइनस R2 के बराबर में। ये बस अच्छा लगने के लिए। अब हमको ये बताओ कि इतना सारा चीज हमको Q1 Q2 पता है, 1/4πε0 पता है, R हमको पता है, R1 पता है, R2 पता है। तो अब जो फोर्स निकलेगा वो वेक्टर फॉर्म में निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि F12 का कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि अगर F12 के जगह F21 का कैलकुलेशन करना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब अगर हम लोग बात करें किसके लिए कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, अगर हम लोग बात करें किसका
कैलकुलेशन ऑफ F21 का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि अगर F21 का बात करेंगे तो F21 के लिए अपना सिस्टम था कैसा, उस सिस्टम पर जरा सा जिक्र करते हैं कि ये था y एक्सिस, ऐसा था कहीं x एक्सिस, ऐसा था कहीं z एक्सिस। एक चार्ज था जिसका पोजीशन था क्या, Q1। एक चार्ज था जिसका पोजीशन था R2 और ये था कहां पे, Q2 पे। Q1 पे यहां जो चार्ज था Q1, इसका पोजीशन था कितना, R1। यहां पर जो चार्ज था इसका पोजीशन था कितना, Q2, और इसका जो पोजीशन था वो था कितना, R2। और अच्छी बात है क्या कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमको पता था कितना भाई, R। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमको कितना पता था, हम लोग देखे थे कि ये दोनों चार्ज सेम नेचर का है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो एक इधर के तरफ लगेगा तो एक इधर के तरफ लगेगा। जो ऊपर के तरफ फोर्स लग रहा था उसका नाम हमने रखा था F12 और जो नीचे के तरफ फोर्स लग रहा था उसका नाम क्या रखा था। इतना में कोई दिक्कत है क्या? अच्छा ये बताओ कि जो F21 हमारा काम कर रहा है, ये F21 किस वेक्टर के लॉन्ग काम कर रहा है, इस वेक्टर के लॉन्ग काम कर रहा है कि नहीं। और इसी वेक्टर को अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, वेक्टर R। और फिर से क्या करो कि भाई इसको थोड़ा सा चिपका करके यहां पर लगा दो। अब फिर से तुम देखो कि तुमको 3 ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहां से दिख रहा है कि नहीं। अब यहां से जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है उसमें आप ये बताइए कि टेल से टेल तो यहां पर मिला हुआ है और हेड से हेड कहां पर मिला हुआ है, यहां पर मिला हुआ है। इसका मतलब अपोजिट ऑर्डर में कौन सा है, R2 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर यहां पर हम लोग चाहेंगे, अगर हम लोग यहां पर चाहेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना, तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बात करना चाहेंगे तो इस बार अपोजिट ऑर्डर वाला है कौन सा, सेम ऑर्डर में है कौन सा, R1 प्लस वेक्टर। अगर अब की बार हम चाहे वेक्टर R लिखना, तो अब की बार चाहे वेक्टर R लिखना तो कितना लिखेंगे, R2 माइनस R1। अब ये बताओ कि पीछे हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है क्या कि भाई F21 भी जो होगा, F21 भी जो होगा ये कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना, R²। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब फिर से अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमको पता है कि F21 वेक्टर R के डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं, नीचे की तरफ वेक्टर R के डायरेक्शन में। तो अगर वेक्टर R के डायरेक्शन में लग रहा है तो अब की बार इस F21 को वेक्टर बनाने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² के साथ में हम क्या करेंगे कि यूनिट वेक्टर R कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये स्केलर से क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर वही काम करना है क्या कि कि F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना, R²। और इस R कैप को हम लोग कितना लिखेंगे, वेक्टर R बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। क्यों कि हम लोग पढ़े हुए हैं ये R कैप का डेफिनेशन ये क्या, वेक्टर R बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब जरा सा देखो कि फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R को कितना लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे कितना कि जो अपना F21 है ये होगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² इनटू वेक्टर R के जगह वेक्टर R और मैग्नीट्यूड ऑफ R के जगह पर क्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो कि फिर से इस चीज को कितना लिखा जाएगा, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² और R को मल्टीप्लाई करोगे कितना, R³ और इस वेक्टर R के जगह पर अब की बार कितना लिखोगे, R2 माइनस कितना, R1। तो यहां पर हम लोग वेक्टर R के जगह पर कितना लिख देंगे, R2 माइनस R1। क्यों लिख दिए भाई, क्यों कि चूंकि जो वेक्टर R बराबर अब की बार हम लोगों ने निकाला है वो कितना निकाला है, R2 माइनस R1 के बराबर में। ये चीज हम लोगों ने पीछे निकाला हुआ है। जरा सा अच्छे से देखोगे, अगर थोड़ा सा अच्छे से, तो आपको दिखेगा क्या कि ये जो है सो F21 भी हमको निकल गया। क्या है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है, Q1 Q2 पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R पता है, R2 पता है, R1 पता है, निकल जाएगा फोर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा अब यहां से देखिए कि यहां से मजेदार बात क्या है,
तो आप देखिए यहां से क्या F12 को देखिए, तो ये सारा चीज सेम है, यहां पर R1 माइनस R2 है, और यहां पर अगर आप देखेंगे ये सारा चीज सेम है और यहां क्या है R2 माइनस। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो जरा सा ध्यान से देखो कि अगर ये चीज तो यहां पर हो गया F21 का भी कैलकुलेशन, F21 का भी कैलकुलेशन हो गया, और यहां से हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि F21 अगर इतना है तो हमने पीछे जो F12 निकाला है ये है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब और इंटू कितना R1 माइनस कितना R2। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं? जरा से इसमें से माइनस कॉमन करके बाहर निकालो तो इसमें से जब हम लोग माइनस कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो F12 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना R क्यूब, और साथ में ये जो टर्म है इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब जरा सा आप गौर से देखिए कि ये इतना टर्म जो है आपका ये चीज क्या है F21 है। इसका मतलब कि जो F12 है वो इक्वल टू माइनस F किसके बराबर में, और ये चीज जो है सो आप कहीं पर देख के आपको लग रहा होगा अगर 11th में पढ़े होइएगा तो ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन है। ये क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन है क्या कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो F12 और F21 बराबर है, और मैंने आपको पहले से ये बात बता के रखा हुआ है कि नेगेटिव साइन का मतलब फिजिक्स में 99.99% जगहों पर केवल अपोजिट डायरेक्शन होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज को फॉलो किया, इस चीज को फॉलो किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ दैट इज F21 एंड F12 ये दोनों जो है ये क्या है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये क्या है एक्शन रिएक्शन पेयर है, और एक्शन रिएक्शन पेयर को पहचानने का मैं आपको तरीका बताया था क्या कि एक्शन और रिएक्शन सेम नेचर का होना चाहिए। और दूसरी बात 11th में मैं आपको क्या बताया था कि एक्शन रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडी पर काम करेगा, कभी भी एक बॉडी पर काम नहीं करेगा। तो आप यहां से ध्यान से देखिए कि जो आपका F21 है ये Q2 पर लग रहा है, और जो F12 है ये किस पर लग रहा है। इसका मतलब एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। और दूसरा बात कि अगर F21 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो F12 भी कैसा फोर्स है। इसका मतलब दोनों का नेचर भी क्या है, इसका मतलब दोनों डिफरेंट बॉडी पर काम कर रहा है, और इसका मतलब ये कि ये एक्शन रिएक्शन के कैरेक्टेरिया को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब F21 और F12 जो है ये क्या है एक्शन रिएक्शन पेयर है। और यहां से कंक्लूजन में हम लोग ये बात क्या लिखेंगे, यहां से कंक्लूजन में हम लोग ये बात लिखेंगे क्या कि हेंस जो आपका कूलॉम्स लॉ है, हेंस जो आपका कूलॉम्स लॉ है ये फॉलो कर रहा है किसको, फॉलोज किसको, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। इसका मतलब कि ये जो कूलॉम्स लॉ है ये न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन को ये क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? मैं कुछ किया नहीं हूं, देखो मैं किया क्या हूं, मैं किया क्या हूं भाई कि तुमको एक सेटअप बना के दिया हूं। पहले जो चार्ज ऐसे ही हवा में घूम रहा था जिसका कोई लोकेशन नहीं था उसका बस मैं लोकेशन फिक्स कर दिया हूं कि Q1 R पर R1 पर है और Q2 कहां पर है, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस यदि R है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि इस पॉइंट का पोजीशन हम लोग मान ले x1 y1 और कितना z1, तो ये बताओ कि r1 इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। और अगर इस पॉइंट का पोजीशन में मान लो थोड़ा देर के लिए x2 y2 और कितना z2, तो ये r1 और ये r2 इक्वल टू x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। r हमको पता नहीं है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, लेकिन पॉइंट तो पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे, लगा देंगे तो r निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो अगर केवल r1 और r2 पता है इसका मतलब इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमसे
अब मैं क्या बोला कि देखो दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है और हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन अलग अलग मतलब चीजें ही अलग अलग, तो चीजें अलग अलग, तो एक का नाम मैंने रख लिया F21, एक का नाम क्या रख लिया, तुम्हारा जो मन वो तुम रख लो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब F12 के लिए हम लोगों ने बात किया तो देखा क्या कि F12 इस तरफ लग रहा है, तो इस तरफ मैंने एक वेक्टर बना लिया, लेकिन इस वेक्टर के बारे में हमको अभी तक कोई जानकारी, तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया, ट्रायंगल लॉ लगाया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने देखा क्या कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है 3 वेक्टर से, इस 3 वेक्टर में एक वेक्टर ऐसा है जिसका हेड से हेड टकरा रहा है और जिसका टेल से टेल टकरा रहा है, ये वेक्टर है क्या, R1। इसका मतलब जो R1 है वो अपोजिट ऑर्डर में है और R2 और R किस में है, सेम ऑर्डर में है। तो मैंने आपको सिखाया है क्या कि अपोजिट ऑर्डर वाला सेम ऑर्डर वाले के सम के बराबर होता है। इसका मतलब R1 बराबर कितना, R2 प्लस R। तो भाई जब R1 बराबर R2 प्लस R लिखेंगे तो यहां से R इक्वल टू R1 माइनस R2 निकल के आएगा कि नहीं, R1 पता था, R2 पता था, R निकल गया। अब R जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स के बारे में हमको पता है कि इतने का फोर्स लग रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में ये निकालने के लिए R के लॉन्ग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला डाले, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला डाल के सॉल्व कर दिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर हम लोगों ने क्या किया कि F21 को भी कैलकुलेट करके देखा उसी तरीके से, लेकिन F21 के बारे में बस देखे क्या कि जो पहले ऊपर की तरफ लग रहा था वो अब किधर की तरफ लग रहा है। मान लिए एक दूसरा वेक्टर R, इसके बारे में हमको फिर से पता नहीं पता है, क्या लगा दिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, R पता चल गया, R पता चल गया, फोर्स पता है, R कैप से मल्टीप्लाई किए, काम हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का। अब ऑब्जर्वेशन में ये देखें क्या कि F12 में और F12 में केवल एक माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस का डिफरेंस है, इसका मतलब F21 इक्वल टू माइनस F12 हो गया। इसका मतलब दोनों बराबर है, और माइनस साइन क्या बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में। आप देखिएगा डायग्राम में तो आपको पता चलेगा कि दोनों ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, और ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन लगना ही लगना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यदि दो वेक्टर बराबर हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो अगर वो A है तो इसको कितना लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F12 और F21 जो है से क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या कर रहा है, 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछता है। बात समझ में आ रहा है। तो 5 नंबर में जब बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो आपको कैसे लिखना है, आपको यहां से शुरू करना है, यहां से इंट्रो करके, ठीक ना, इंट्रो करके यहां तक आना है, आपको यहां तक आना है, यहां से कैलकुलेट करके ये लिख देना है, और फिर अगली कहानी दोबारा रिपीट नहीं करनी है। सिमिलरली यहां 1-2 को पलटेंगे और यहां भी 1-2 को पलटेंगे, सेवा समाप्त। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब ध्यान देना कि जो कूलम्ब्स लॉ है उस कूलम्ब्स लॉ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कूलम्ब्स लॉ के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसको जरा सा आप ध्यान दीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ, कि जो आपका कूलम्ब्स लॉ है इस कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट इसमें और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका कूलम्ब्स लॉ है, ये कूलम्ब्स लॉ है वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। कैसे चार्ज के लिए वैलिड है, केवल पॉइंट चार्ज के लिए। मैं कल से ही रट रहा हूं क्या, पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो ये लॉ डायरेक्ट नहीं लग पाएगा, उस चार्ज को टुकड़ा टुकड़ा तोड़ के पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा, तब जाके लगेगा। आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। दूसरी बात कि अगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस becomes less than 10 to the power -15 मीटर, अगर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10 का पावर -15 मीटर या उससे छोटा हो जाए, तब जो है तो जो आपका कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ इज
नॉट वैलिड। इसके बाद कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इस पर जब आप आगे चर्चा पढ़ेंगे, किसका, जब आप आगे चर्चा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आएगा कि जब दो चार्ज को एक बहुत छोटे डिस्टेंस, कितना छोटा डिस्टेंस, 10 का पावर -15 मीटर से छोटे डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करने लगता है। जैसे सोचो क्या न्यूक्लियस में प्रोटॉन भरा पड़ा है, ढेर सारा प्रोटॉन है। सोडियम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। 11 प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्या करना चाहिए था, सबको रिपेल होकर भाग जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, बहुत स्ट्रांग है न्यूक्लियस। क्यों कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इससे कम है। इसको फर्मी में मेजर करते हैं। 10⁻⁻15 को क्या बोलते हैं, फर्मी। तो डाइपोल बन जाता है, और डाइपोल अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग सब्सटेंस होता है, तो उसको हम लोग कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज जो है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज ऑलवेज एक्ट्स along लाइन ज्वाइनिंग देम। उस दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके along ही लग रहा है। इस चीज को आप यहां से देख सकते हैं क्या, कि इस दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ये है, तो दोनों पर जो फोर्स लग रहा है F21 वो भी इसी लाइन के along, और F12 वो भी इसी लाइन के along। ऐसा नहीं हो सकता है कि दो चार्ज अगर है तो इस पर कोई फोर्स इस तरीके से लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हमेशा जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग देम के along ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम चाहें कि भाई इस पर ये F21 सर इधर ही क्यों होगा, इधर क्यों नहीं होगा, आ सकता है ना मन में सवाल। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना है क्या, कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस जो होगा ऑलवेज एक्ट्स लाइन ज्वाइनिंग देम के along ही दोनों फोर्स काम करेगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि कूलॉम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कूलॉम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, तो पहला लिमिटेशन केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। दूसरा लिमिटेशन कि अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाता है तो कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है न्यूटन्स का, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, और कूलॉम्स लॉ है, तो ग्रेविटेशन का कहीं एक्सेप्शन नहीं है, वो हर जगह लागू है पूरे ब्रह्मांड में, इसीलिए यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, इसीलिए ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो कूलॉम्स लॉ का ये लेक्चर यहां पर हो जाता है समाप्त। अगले दिन से आपको मैं इसी में, अभी तक हम लोग केवल 2 पॉइंट चार्ज के बीच में बात किए हैं। अगर पॉइंट चार्ज 3 रहे तब भी क्या करेगा, सब एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। कैसे फोर्स निकाला जाएगा, इन चीजों के बारे में हमको सीखना है। और इसको सीखने के लिए ये मस्ट है कि आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप उसका रिवीजन करके आएंगे तो अगले दिन से हम लोग इस पर अब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये मिला जुला के इंपॉर्टेंट चीज है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ दोनों बोर्ड वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और पूछ लिया जाता है तो आपको लिखने आना चाहिए। बातें समझ में आई कि नहीं आई। आज के लिए इतना काफी है, पढ़ के आना, फिर मिलेंगे अगले दिन इसके क्वेश्चन